नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उस जहाज को छोड़कर चूहे भागते हैं, क्योंकि उन्हें आहट मिल जाती है। अब आप सोचिए, अगर उस डूबने वाले जहाज का नाम गौतम अडानी हो तो सबसे पहले कौन से चूहे आजकल उस जहाज को छोड़कर भाग रहे होंगे? जी हाँ, वही चूहे जो कुछ दिन पहले तक गौतम अडानी के डर पर हाजिरी लगाया करते थे। वही चूहे जो कुछ दिन पहले तक सिर्फ अडानी के एक इंटरव्यू के लिए आगे पीछे घूमा करते थे। वही चूहे जो कुछ दिन पहले तक सत्ता की जो भूख है या सत्ता के लालच में या सत्ता की जो भक्ति करने के चक्कर में गौतम अडानी को सर माथे पर बिठाए रखते थे, आजकल वही चूहे सबसे पहले गौतम अडानी को छोड़कर भाग गए हैं। अब इन चूहों में अगर बड़े चूहों को देखें तो क्या आजकल आपको बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता किसी चैनल पे नजर आ रहा है? बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता क्या गौतम अडानी के मुद्दे पर बात करता नजर आ रहा है? और तो छोड़िए, मैंने सुना है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो आजकल टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे भी जवाब देना दूभर हो गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर किसी एक सवाल का जवाब देंगे तो घूम फिर के सवाल सीधे फिर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के संबंधों पर पूछे जाएंगे। इसलिए वो आजकल चारों तरफ से अपना संचार सिस्टम बंद किए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रवक्ता लोग और बड़े बड़े बड़बोले नेता शांत बैठे हैं और बोलती बंद है उनकी। तो किसी को तो मोर्चा संभालना था, किसी को तो सरकार की जो है वो पैरवी करनी है। तो अब वो मोर्चा किसने संभाला? वो मोर्चा संभाल लिया गोदी मीडिया ने। जी हाँ, अब गोदी मीडिया इस वक्त, अब सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो बीजेपी का तो चलो जो होना था वो होना था, ये गोदी मीडिया का क्या होता? क्योंकि इनको तो जहां देखो, जहां दुनिया में कोई समस्या है, जो मोदी सरकार पे सवाल उठाए, जो बीजेपी पे सवाल उठाए, उस सवाल का एक ही जवाब उनके पास होता है, कांग्रेस। अगर कांग्रेस होती नहीं तो फिर ये किसको इल्ज़ाम देते? अब आप सुन के हैरान होंगे कि गौतम अडानी से पीछा तो छुड़ा ही दिया, गौतम अडानी से दूरी तो बना ही ली, लेकिन गौतम अडानी यहाँ तक कैसे पहुँचा, अब इसकी जिम्मेवारी भी ये गोदी मीडिया के लोग कांग्रेस पर डाल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में, दरअसल गोदी मीडिया कह रही है कि कांग्रेस के ज़माने में गौतम अडानी इतना ऊपर उठा, जबकि इतने मोटे दिमाग के ये पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कौन से संस्थान से इन्होंने पत्रकारिता सीखी है। कोई संस्थान ऐसा नहीं हो सकता कि जो इन्हें इस तरह का रंग बदलना सिखाता होगा, ऐसा कोई संस्थान तो नहीं हो सकता। ये इन्होंने कहीं और ही सीखा है। इन्हें इतना नहीं मालूम कि सारी दुनिया में ये खबर है कि गौतम अडानी की जो 120 बिलियन डॉलर की जो संपत्ति हुई थी, उसमें से 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति तो उन्होंने पिछले 8 साल में बनाई है। 8 साल में से भी कम वक्त में 100 बिलियन से ज़्यादा जो है उनकी दौलत बढ़ी है। तो फिर कांग्रेस के राज में कैसे फल फूल लिए? चलो मान लिया कि कांग्रेस के राज में फल फूले थे। कांग्रेस तो कह रही है कि जांच कराओ, वो तो कह रही है कि जब से गौतम अडानी ने बिजनेस शुरू किया है तब से लेकर अब तक की सारी जांच कराओ। जांच तो से भाग कौन रहा है? जांच से भाग तो सरकार रही है। अब ये देखिए, ये भाई साहब आपको मालूम है ना, ये कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, जो 2 दिन पहले तक गौतम अडानी का बचाव कर रहे थे, कल तक गौतम अडानी का बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें जो है वो एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि गौतम अडानी पे नहीं, ये भारत पे अटैक है, भारत के जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन अब ये भी भाई साहब पलट गए। इन्होंने भी गिरगिट से ज़्यादा तेज़ी से रंग बदला और अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, सेबी को इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, सेबी को कुछ ना कुछ इस पर जो है सामने आना चाहिए। अब आप सोचिए, जब इनको अच्छी तरह मालूम है कि ये इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि गौतम अडानी के जो समधी हैं वो सेबी में इन्फ्लुएंशियल जगह पर मौजूद है, इसलिए शायद ये कार्रवाई नहीं हो रही। ये तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने उठाया है ये सवाल। लेकिन बात गिरगिट की आ रही थी। अब एक बाकी गिरगिट आपको मैंने गोदी मीडिया के गिरगिट बताए कैसे। अब देखिए, इन्हीं गिरगिट में एक उससे भी बड़ा गिरगिट मैं आपको बताता हूँ। ये पहचानते हैं आप? शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी ने इन्हें खड़ा किया था, सारा दाव बीजेपी ने इन पे लगाया था पिछले विधानसभा चुनाव में, जहां इनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अभी भी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है वेस्ट बंगाल में।
ये भाई साहब कह रहे हैं कि दरअसल गौतम अडानी के साथ सांठगांठ तो ममता बनर्जी की है, बीजेपी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। गौतम अडानी और ममता बनर्जी ने मिलजुल के 25,000 करोड़ का फ्रॉड किया, घोटाला किया है। अब ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि अगर गौतम अडानी देख रहे होंगे या गौतम अडानी तक पहुँच रही होगी तो वो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये लोग जो कल तक उनके दर पर माथा टेकते थे, आज गौतम अडानी से ऐसे पीछा छुड़ा रहे हैं जैसे कोविड-19 से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान जाने बीजेपी संघ और बीजेपी के ये अंधभक्त और बीजेपी की ये जो ट्रोल आर्मी है, ये कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से या कौन से संस्थान से आए हैं जहाँ पर इन्हें गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलना सिखाया जाता है। और कभी कभी सोच के मुझे हंसी उन पे आ रही है जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में गए हैं। उनकी इस टाइम क्या हालत हो रही होगी, उनके दिल में कितनी धुकधुकी बज रही होगी कि भैया ये तो गौतम अडानी के नहीं हुए तो उन लोगों के क्या होंगे जो कांग्रेस छोड़ के या दूसरे पार्टियां छोड़ के आए थे। वो बेचारे तो ये आज बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वक्त आने वाला है कि ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि इधर कांग्रेस ने भी अब तय कर लिया है कि नो नॉनसेंस, किसी फालतू ऐसे नेता को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों ने जो फीडबैक दिया है ना, उस सबसे अहम फीडबैक यही दिया है कि ऐसे लोगों को पार्टी में वापस नहीं लिया जाए जो भरोसे के लायक नहीं हो, जिन्होंने एन वक्त पे धोखा दिया हो। इधर समूचा विपक्ष, जी हाँ 16 पार्टियां मिलके फिर से कांग्रेस के छत्रछाया में इस जो है पूरे मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। आज भी संसद में खूब हंगामा हुआ। सरकार से वही मांग कर रही है विपक्ष की, या जेपीसी से इसकी जांच कराई जाए या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तहत देखरेख में ये जांच कराई जाए, लेकिन सरकार इस जांच तो छोड़िए, इस मुद्दे पर बात करने को भी तैयार नहीं। वो याद है राहुल गांधी हर भाषण में कहा करते हैं कि जब भी वो मुद्दा उठाते हैं संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, वही दोबारा हो रहा है। संसद में उनकी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए विपक्ष अब सड़क पे उतर आया है। विपक्ष चाहता है कि वो जानता है विपक्ष की इस मुद्दे को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर इस मुद्दे को छोड़ दिया तो बीजेपी के बहुत हौसले बुलंद हो जाएंगे। और इस वक्त ऐसा अहम मुद्दा है क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता से इसलिए जुड़ा मुद्दा है कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। और LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या भागीदारी है, लोगों के साथ कितने जुड़ी है, मैंने कल के प्रोग्राम में आपको सारा बताया था। क्योंकि इस देश के दो सबसे बड़े संस्थान LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका पैसा इस अदानी ग्रुप में लगा है और उसका पैसा डूब रहा है। उसका पैसा डूब रहा है मतलब आम जनता का पैसा डूब रहा है। तो ऐसे में विपक्ष भी जानता है कि अगर उन्हें लोगों के बीच जाना है तो लोगों के मुद्दे को उठाना होगा और लोगों के मुद्दे पे सरकार को घेरना होगा, लोगों के मुद्दे पे सरकार से जवाब लेना होगा। सभी पार्टियां मिलके हमने एक स्टैंड लिया है कि ये जो LIC के पैसे का जो बर्बादी हुई है और SBI बैंक से भी लोन लेकर पंजाब नेशनल बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है शायद, ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, वो सभी ने पैसा इस अदानी एंटरप्राइज में लगाया है। तो हम किसी को व्यक्तिगत या किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे। हमारा टारगेट ये है कि सामान्य जनता का पैसा जो उसमें फंसा हुआ है और आज दिवाला हो रहा है कि LIC में और SBI में, सामान्य जनता वहाँ पर अपनी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे उसमें हैं। SBI में कॉमन मैन के पैसे डिपॉजिट रखे गए हैं। तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या RBI ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी। जो भी चीजें बाहर निकलेगी तब
उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है, क्या करना है, वो करेंगे। मैं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये भी हालात 1977 जैसे हैं कि जब विपक्ष की सरकार थी, गैर कांग्रेस सरकार बनी थी और उसके बाद जो सरकार में उथल पुथल मची थी, उसके बाद कांग्रेस के लिए मौका आया था 1977 में, उसी तरह का मौका अब आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वैसा हो, लेकिन मुझे 1989 वाला ज़्यादा सिचुएशन लग रही है कि याद है आपको 84 से लेके 89 तक जब राजीव गांधी की सरकार रही थी तो राजीव गांधी की सरकार पे बोफोर्स तोप घोटाला का आरोप लगा था। उस घोटाले ने इतना तूल पकड़ा था, हालांकि उस वक्त ना मीडिया इतनी स्ट्रांग होती थी, गोदी मीडिया तो होती नहीं थी, उसके बावजूद उसने बहुत तूल पकड़ा था और वो राजीव गांधी की सरकार पूरी हिल गई थी और राजीव गांधी चुनाव हार गए थे। उसके बाद वीपी सिंह, चंद्रशेखर, गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, आपको मालूम है ये सारे थोड़े थोड़े वक्त के लिए प्रधानमंत्री मिले दरअसल, लेकिन धुरी घूमी थी सारी वीपी सिंह के आसपास। मुझे वो सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है, मुझे यही लग रहा है कि उसी तरह से ये सरकार अब घिर चुकी है, चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं। इस वक्त सबसे आगे जो विपक्ष को जो लीड कर रही है पार्टी वो कांग्रेस है। देखिए माने ना माने बहुत सारे पार्टियों ने भी कोशिश की थी ना, मैंने आपको बताया था, जैसे वहाँ तेलंगाना में कोशिश की थी अपनी ढपली अलग बजाने की, मायावती अलग बजा रही हैं, ममता बनर्जी अपनी बजा रही, लेकिन जब मुद्दा आया, देखिए जब बड़ा मुद्दा आया तो किसके साथ लामबंद हुए, किसके पीछे लामबंद हुए? आम आदमी पार्टी तक, कांग्रेस के पीछे। तो जाहिर सी बात है कि आप मानिए कि अगर 24 में किसी को रण जो है जीतना है बीजेपी के अगेंस्ट, या इस रण में लीड करना है किसको, तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और इस सब चीज़ों में ये जो आजकल चल रहा है, इसमें ये चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि देखिए लीड तो कांग्रेस ही करेगी। अब डिपेंड ये करता है कि कौन कौन कांग्रेस की सेना में शामिल होना चाहता है, या कौन बीजेपी के साथ जाना चाहता है, या कौन बाहर बैठ के तमाशा देखना चाहता है। जो तमाशा देखेगा बाहर बैठ के वो नुकसान में रहेगा, इतना तय है। चाहे 24 का रण बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो है वो गठबंधन जीते, फायदा इन्हीं दोनों का होगा, नुकसान भी इन्हीं दोनों में से एक का होगा, मानता हूँ, लेकिन फायदा भी इन्हीं दोनों में से होगा। लेकिन जो बाहर बैठ के तमाशा देखेगा उसका नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि जनता अब ऊब चुकी है इन सब चीज़ों से। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि अगर आपको किसी को देना है, मत देना है, कोई मैंडेट देना है, तो आर या पार आजकल जनता देती है, या तो उसके लिए या इसके लिए। वो बीच का मैंडेट नहीं देती कि एक वोट उसको, एक उसको, एक उसको। ऐसा अब हिंदुस्तान में पिछले 8-10 सालों से अगर आप चुनाव ध्यान से देखें तो नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा नहीं हो रहा। आपने वेस्ट बंगाल में देखा, आपने अभी गुजरात में देखा, अभी आपने हिमाचल में देखा, और जहाँ भी चुनाव हुए ऐसा नहीं हुआ। ये अलग बात है कि बीजेपी ने बाद में जोड़ तोड़ खरीद करके सरकारें गिराई और अपनी बनाई, लेकिन जब मैंडेट दिया गया था तो एक पार्टी को दिया गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24 में जो भी फेंस पे बैठेगी पार्टी वो नुकसान में रहेगी। फिलहाल प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।